बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 14 द स्ट्रीम वियर आई प्लेड। ये एक पोएम है पोल्यूशन के बारे में, लैंड पोल्यूशन के बारे में। ये हमारे क्लास 6 का यूनिट नंबर 14 है, द स्ट्रीम वियर आई प्लेड। ये पोएम 2 स्टैंजास पर मुश्तमिल है। ठीक है, एक से स्टैंजा 1 में 4 लाइन्स है और स्टैंजा 2 में भी 4 लाइन्स है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे द स्ट्रीम वेयर आई प्लेड इन दिस स्ट्रीम एज ए चाइल्ड। वही बच्चा कह रहा है कि मैं बतौर एक बच्चे के, शायर ये पोएम कह रहा है, मैं बतौर एक बच्चे के इस नदी में खेलता था। When the raven seemed so endless and wild, जब तंग घाटी कितनी ना ख़त्म होने वाली और खूनख्वार दिखाई देती थी। रेवन कहते हैं घाटी को, ठीक है, एक नाला जो होता है, तंग सा नाला जो होता है, और एंडलेस ना ख़त्म होने वाली, और वाइल्ड का मतलब है खूनख्वार। ठीक है, अच्छा। द वाटर वॉज क्लियर एंड स्मेल्ड सो क्लीन, पानी बहुत साफ था और सूंघने पर भी कितना शफाफ था। ये अपने बचपन की बात कर रहा है कि ये जो नदी जो है, जो घाटी जो है, इसका जो इसमें जो पानी बहता था बहुत साफ और सुथरा और साफ सुथरा होता था। ठीक है, सूंघने से भी बहुत उसकी खुशबू आती थी उससे। ठीक है, इट वॉज सो लॉन्ग एगो दैट इट सीम्स लाइक ए ड्रीम, ऐसा बहुत ज़माने पहले था कि ये अब ख्वाब की मानंद दिखाई देता है। ठीक है ना, ये पोएट कह रहा है कि जब मैं बच्चा था तो मैं इस नदी में मैं खेलता था, और ये नदी जो है ये बहुत ना ख़त्म होने वाली और खूनख्वार ये नाला हुआ करता था, और इसमें जो पानी बहता था वो साफ़ सुथरा और सूंघने में भी बहुत अच्छा महसूस होता था। लेकिन अब बहुत ज़माना, ऐसा लगता है कि बहुत ज़माना हो गया है और ये मुझे एक ड्रीम, एक ख्वाब की तरह लगता है। ठीक है ना, जो अच्छा, अब ये पोएट कंपेयर कर रहा है अपने बचपन के मतलब उस माहौल और आजकल जो मतलब माहौल बना हुआ है पोल्यूशन के हवाले से। ठीक है, तो कंपेरिजन कर रहे हैं। तो स्ट्रेंजा 1 में ये अपनी बचपन की बात कर रहा है। अभी स्ट्रेंजा 2 पे आते हैं। नाउ दिस स्ट्रीम इज टू डर्टी फॉर माई चाइल्ड। ठीक है, अब ये नदी मेरे बच्चे के लिए बहुत गंदी है। ये जब खुद बच्चा हुआ करता था तो ये नदी बहुत साफ़ सुथरा होती थी, इसमें साफ़ सुथरा पानी बहता था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब मेरे बच्चे के लिए ये नदी, ये स्ट्रीम बहुत गंदी हो गई है, डर्टी हो गई है। ठीक है, द वाटर इज स्कमी एंड स्मेल वाइल्ड, पानी जागदार और गंदी बू वाला हो गया है। सही होगा ना, स्कमी जो गंदा पानी नहीं होता, वो जागदार टाइप जो होता है, इसमें अजीब सी उससे वो बदबू भी आती है। तो जागदार किस्म पानी को या गंदे पानी को हम कहते हैं स्कमी वाटर। ठीक है, एंड स्मेल वाइल वो बदबू कहते हैं, मतलब जैसे पानी से जो बदबू आती हो। द प्लेस वियर आई प्लेड सीम सो फाउल एंड डिकेड, वो जगह जहाँ मैं खेलता था इतनी गलीज और रूबा जवाल दिखाई देती है। डिकेड, रूबा जवाल, डिके में तो डिके का असल मतलब है ख़राब होना, तो यहाँ इसकी हम मीनिंग लेंगे रूबा जवाल होना, जवाल की तरफ जाना। फाउल, गलीज, गंदा। ठीक है, द प्लेस वियर आई प्लेड सीम्स सो फाउल एंड डिकेड, वो जगह जहाँ मैं खेलता था इतनी गलीज और रूबा जवाल दिखाई देती थी। एंड आई शेड द फर्स्ट टीयर एज द ड्रीम स्टार्ट्स टू फेड, और मैं पहला आंसू गिराता हूँ जैसे ही ख्वाब मुदहिम होना शुरू होता है। ड्रीम स्टार्ट्स टू फेड, फेड के माने ख़त्म होना, मुदहिम होना। सही हो, ठीक है। तो ये हमारा पोएम था 2 स्टैंजास का। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, एक्सरसाइज पर हम अभी आते हैं। एक्सरसाइज में नंबर 1 है कंप्रीहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू लिटर एंड पोल्यूशन इफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहते हैं गंदगी और आलूदगी पौधों और जानवरों को कैसे
पोल्यूट करती है, असरअंदाज करती है। इफेक्ट के माने असर करना। आंसर है लेटर पोल्यूटेड वाटर एंड अदर वेस्ट्स कैन पोल्यूट आवर लैंड एंड इफेक्ट द प्लांट्स एंड क्रॉप्स। ठीक है, गंदगी, आलूदा पानी और दूसरे जो गंदगी की चीज़ें होती हैं, वेस्ट्स होती हैं, वो हमारे ज़मीन को और हमारे फसलों को ख़राब करती है, गंदा करती है, आलूदा करती है। एनिमल्स देन ईट दोज क्रॉप्स एंड बिकम सिक। और जानवर वही फसलें और वही गंदगियों में जब फिर रहे होते हैं तो ख़राब बीमार हो जाते हैं। ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ पॉसिबल वेज टू हेल्प स्टॉप पोल्यूशन। कहते हैं कि एक लिस्ट बनाए चीज़ों की जिसके ज़रिए हम पोल्यूशन को कम कर सकें या रोक सकें। तो नंबर 1 है इसमें रिड्यूस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को हमें कम जो है ना वो बर्न करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल में जो है गैस है, पेट्रोल डीजल वगैरह जो है। रिड्यूस यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे रिड्यूस इसलिए लिखा है कि ये चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो सकती, हम इसको बिल्कुल मतलब ज़िंदगी से निकाल तो नहीं सकते, लेकिन इसको हम कम कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडियल तो यही होगा कि हम इन चीज़ों को इस्तेमाल ही ना करें, ख़त्म कर दें अपने लाइफ से, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। फॉसिल फ्यूल पे तो पूरी दुनिया चलती है। प्लास्टिक बैग्स हम नहीं इतना मतलब वो नहीं कर सकते, तो हमें इन चीज़ों का जो है ना इस्तेमाल हमें कम करना है। ठीक है। रीयूज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। अब ये हम पॉइंट है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब है दोबारा इस्तेमाल करना। कौन सी चीज़ों का दोबारा इस्तेमाल करना? नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो चीज़ें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको मतलब उनकी डिकम्पोजिशन नहीं कर सकती। ठीक है ना। जब एक जानवर या इंसान जब मरता है तो जब आप देखते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी जिस्म को मतलब वो हड्डियों को सारा वो ख़त्म कर देती है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं, जो प्लास्टिक होता है, रबड़ होता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज वगैरह उसको ख़त्म नहीं कर सकती। तो वही चीज़ें जिनको बैक्टीरिया ख़त्म नहीं कर सकती उनको हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं, और हमें चाहिए कि उन चीज़ों का दोबारा इस्तेमाल करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस सम काजेज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन की कुछ काजेज, वजूहात डिस्कस करें। नंबर 1 हमने लिखा है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। नंबर 2 इंडस्ट्रियलाइजेशन। नंबर 3 पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। जितना हम पोल्यूशन का सबसे आजकल आज के ज़माने में सबसे बड़ी वजूहात जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की और हमारा इस्तेमाल है हमारी लाइफ में। दूसरा हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कारखाने लग गए हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज लग गई हैं, उनसे जो है ना वहाँ पे कोल बर्न होता है, वहाँ पे पेट्रोल बर्न होता है, वहाँ पे डीजल बर्न होता है, तो वो जो है ना वो एयर पोल्यूशन काज करती है। और दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ है। पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा तो कारखाने भी ज़्यादा होंगे, गाड़ियाँ भी ज़्यादा होंगी, जंगलात की कटाइयाँ भी ज़्यादा होगी। तो ये हमारा है कि ये 3 बड़ी वजूहात हैं हमने लिखे हैं। हमने और भी बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन बड़े बड़े वजूहात ही हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है हैज़ द सिटी विलेज वेयर यू लिव चेंज्ड ओवर द ईयर्स। वही जिस गांव या शहर में आप रहते हैं, क्या ये ज़माने के साथ, टाइम के साथ ये तब्दील हो गया है? व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या चेंजेस, क्या तब्दीली आपने देखी है? आस्क यूर पेरेंट्स हाउ इट हैज़ चेंज्ड ओवर द पास्ट डेकेड। वही अपने वालिदैन से पूछे कि पिछले 1 दिहाई से ये हमारा गांव या जो हमारा शहर है जिसमें हम रहते हैं ये कैसे तब्दील हो गया है। तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे। ठीक है ना। इसमें हर स्टूडेंट की अपनी ऑब्जर्वेशन होगी। कोई स्टूडेंट शहर में रह रहा होगा, कोई गांव में रह रहा होगा। ठीक है, तो आप अपने वालिदैन से पूछकर ये आप खुद करेंगे। ठीक है, अपने अब मैंने होमवर्क में आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है भी आप स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मैनी स्टैंजाज आर देयर इन द पोएम। कहते हैं कि पोएम में कितने स्टैंजाज हैं। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि इस पोएम में 2 स्टैंजाज है। देयर आर 2 स्टैंजाज इन द पोएम। ठीक है। राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का, इस नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखे, मेन आइडिया, कि इसमें ओवरऑल आपको क्या मतलब चीज़ नज़र आ रही है और इसमें क्या शायर क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। सही है। दिस पोएम इज़ अबाउट पोल्यूशन दैट अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट। इट रेजेस अवेयरनेस अबाउट दिस इशू। पोएम शायर ने क्या किया है?
इसमें इस पोएम में पोल्यूशन की बात की है, ठीक है। पहले इसने बहुत खूबसूरत तरीके से पहले इसने अपने बचपन की बात की है कि हमारी बचपन में जो स्ट्रीम्स होती थी, नदियाँ होती थी, वो बहुत साफ़ सुथरा, मैं उनमें खेलता था, साफ़ सुथरा बहती थी। घाटियाँ जो होती थी उसमें जो पानी बहता था वो साफ़ सुथरा और खुशबू से आती थी, इतने साफ़ सुथरा पानी होता था। लेकिन आजकल जो हमारा पानी है नदियों में जो बह रहा है वो झागदार है, गंदा है, ठीक है। उसमें प्लास्टिक है, रबड़ है, ठीक है, कलर लोगों ने मतलब वो किए हुए हैं, और बदबू आती है उस पानी से। और फिर वो कहता है कि जो आजकल का जो मतलब बच्चा है उसमें गंदगी है पानी में, और जब हम हुआ करते थे तो हमारे ज़माने में नदियों का पानी साफ़ हुआ करता था। आजकल के ज़माने में पानी भी साफ़ नहीं है, लैंड भी पोल्यूटेड है। तो उसने मतलब शायर ने पोल्यूशन का जो इशू है वो रेज करने की कोशिश की है और लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की है, ठीक है। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? इस पोएम में स्पीकर कौन है? तो स्पीकर कौन है? द पोएट इज़ द स्पीकर इन द पोएम। इस पोएम में स्पीकर जो है, जो बात कर रहा है, वो कौन है? वो शायर खुद है, ठीक है। अच्छा, इसमें हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया। दूसरा है जेनर्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के जेनर्स मतलब है टाइप्स ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर की द टू मेन कैटेगरीज सेपरेटिंग द डिफरेंट जेनर ऑफ लिटरेचर आर फिक्शन एंड पोइट्री। एक फिक्शन है, फिक्शन क्या है? अफसाना, जिसको हम अफसाना बोलते हैं। Fiction is the type of book or story that is written about imaginary characters and events and not based on real people and facts. फिक्शन क्या होता है? उसमें अफसाना होते हैं, उसमें जो करेक्टर्स होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उसको हम करेक्टर बोलते हैं, वो इमेजनरी होते हैं, वो ख्याली होते हैं, उसकी रियल लाइफ से वो रियल नहीं होते, ठीक है। और जो इवेंट्स होते हैं और जो लोग उसमें होते हैं वो मतलब इमेजिनरी होते हैं, लेकिन उनका बेस जो है ना वो रियल पीपल और रियल फैक्ट्स पे होता है, ठीक है। अच्छा, पोइट्री में क्या है? पीस ऑफ राइटिंग इन विच वर्ड्स आर अरेंज्ड इन सेपरेट लाइंस अपॉन एंडिंग इन राइम। पोइट्री में हम जिसको हम शायरी कहते हैं, शायरी में जो है ना, इस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा है, तो इसमें एक नसर होता है, एक शायरी होती है। शायरी के फॉर्म में छोटे छोटे लाइंस के फॉर्म में जो राइम्स, जिसके आखिरी वर्ड्स राइम्स होते हैं, हम काफिया जिसको हम बोलते हैं, वो होते हैं, ठीक है। तो ये टू जनरास ऑफ लिटरेचर हमने पढ़े, ठीक है। अच्छा, यहाँ है चूज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर बी। नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग एड टू एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? उसमें बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इन कार्स एंड ट्रक्स। जब बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है, फॉसिल फ्यूल गाड़ियों में और ट्रक्स में, तो एयर पोल्यूशन को ऐड करता है, ठीक है। What happens when people dump wastes from homes and factories into oceans, lakes or rivers? जब हम गंदगी को डंप करते हैं मतलब घरों और फैक्ट्रियों के ओशंस में, लेक्स में और रिवर्स में, तो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इट काजेज वाटर पोल्यूशन। तो ये वाटर पोल्यूशन काज करता है, ठीक है। व्हाट डज कंट्रीब्यूट टू सॉइल पोल्यूशन? देखो, इन चीज़ों में कौन सा वो मतलब मटेरियल है जो या ऑप्शन है जो सॉइल पोल्यूशन को ऐड करता है? तो लिटरिंग, गंदगी जब हम फैलाते हैं, गंदी चीज़ें, ये प्लास्टिक बैग्स वगैरह जब हम फेंकते हैं, तो सॉइल पोल्यूशन उससे काज होता है, ठीक है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंजर्व वाटर। वाटर कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है? तो इसका राइट आंसर है वी ऑल नीड इट टू सर्वाइव। इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि हमें पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इस तरफ आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये तो राइटिंग के लिए आपको दिया हुआ है। एक है यहाँ पे है सिमिली। क्या? सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है। सिमिली इज ए फ्रेज और फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। सिमिली में हम क्या करते हैं कि दो चीज़ों का मुवाजना करते हैं। क्या इस्तेमाल करके? लाइक या एज इस्तेमाल करें। इसको हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन बोलते हैं, जब हम दो चीज़ों का मुवाजना करते हैं। लेकिन जिस तरह हम बोलते हैं मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है, तो यहाँ पे क्या वो हो रहा है? यहाँ पे एक बच्चे को और शेर को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है ना, सही है। तो उसमें उर्दू में हम बोलते हैं वो तशबीह और इस्तिखारा बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं सिमिली और पर्सनिफिकेशन। यहाँ पे हमने सिमिली का जिक्र करना है, ठीक है, सिंपल सिर्फ सही है। ए सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू थिंग, दो चीज़ों का मुवाजना इसमें होता है यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्ट्रॉन्ग एज एन एलिफेंट।
ही इज स्ट्रांग एज एन एलिफेंट, यहाँ पे हमने एज यूज़ किया है और एज की मदद से ही को हमने एलिफेंट, ही एक बंदा है, कोई शख्स है, ठीक है ना, लड़का है, आदमी है, बाबा है, जो भी है, ही, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन है ही ना। तो यहाँ पे हमने ही को कंपेयर किया है एलिफेंट के साथ, ये दोनों का हमने मुआवजा किया है किसकी मदद से, एज की मदद से। ही इज स्ट्रांग, वो मजबूत है, एज एन एलिफेंट, एक हाथी की तरह मजबूत है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, यहाँ पे सिमिली यूज़ हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों का मुआवजा हुआ है बाय यूजिंग एज, ठीक है ना। इस तरह आगे आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक्सरसाइज में, सिमिली की एक्सरसाइज में क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं। नंबर 1 है ही इज़ एज स्ट्रांग एज एलिफेंट, इस तरह मैंने बताया यहाँ पे आपको। तो ही और एलिफेंट का यहाँ पे मुआवजा है, कंपैरिजन है बाय यूजिंग एज। यहाँ पे माई ब्रदर इज़ ए ड्रैगन, ठीक है, माई ब्रदर इज़ ए ड्रैगन। तो यहाँ पे सिमिली यूज़ नहीं हुआ, ठीक है ना, सही है। यहाँ पे कंपैरिजन, ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन इसमें नहीं है। इट इज़ एज कूल्ड एज आइस, ये बर्फ की तरह ठंडा है। तो यहाँ पे कोई चीज़ है, उसकी इट जो है, यहाँ पे जो इट जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कंपैरिजन हुआ है आइस के साथ विद द हेल्प ऑफ एज, ही इट इज़ एज कूल्ड एज। तो यहाँ पे सिमिली यूज हुआ है। यहाँ पे 4 नंबर, माई सिस्टर इज एज टॉल एज ए जिराफ, सही शो, मेरी बहन एक ज़राफ़े की तरह लंबी है। तो यहाँ पे बहन जो स्पीकर है उसकी बहन माई सिस्टर और ज़राफ़े का कंपैरिजन हुआ है बाय यूजिंग एज। तो यहाँ पे सिमिली यूज हुआ है। इट इज़ एज लाइट एज ए फीदर, ये एक फर की तरह हल्का है। लाइट यहाँ पे जो है ये रोशनी वाला लाइट नहीं है, ये हल्का वाला लाइट है। ये फीदर फर जो होता है, पर बहुत हल्का होता है ना, तो ये मैं कहता है कि ये एक फर की तरह लाइट है, हल्का है। तो इट और फीदर का कंपैरिजन हुआ है बाय यूजिंग एज, तो इसमें भी सिमिली यूज हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह और भी कई सिमिलीज आप मुख्तलिफ पोएम्स में ज़्यादातर सिमिलीज यूज़ होती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पोर्शन में है ग्रामर पोर्शन में सेंटेंस स्ट्रक्चर, SVO पैटर्न। सेंटेंस के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे SVO स्ट्रक्चर। एस का इसमें मतलब है, एस का मतलब सब्जेक्ट है, वी का मतलब ओ है, वर्ब है, और ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। डू यू रिमेंबर SVO इज ए सेंटेंस स्ट्रक्चर वियर द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, द वर्ब सेकंड एंड द ऑब्जेक्ट थर्ड। ये एस वो किस्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें जिस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सेकंड उसके बाद वर्ब आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो आई फिनिश्ड माई वर्क, इसमें आई सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर करता है हु या व्हाट का। जब आप वर्ब पर क्वेश्चन करते हैं हु या व्हाट, तो आपको ये जवाब देगा वर्ब, व्हाट सब्जेक्ट, व्हाट और हु का मतलब हु फिनिश्ड, सो इसका जवाब क्या होगा, आई फिनिश्ड, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, वर्ब होगा फिनिश्ड। फिनिश्ड का मतलब है ख़त्म करना, ठीक है। फिनिश्ड का मतलब है ख़त्म करना, तो ये वर्ब है, एक्शन है। वर्ब आपने पढ़ा था कि वर्ब ऐसा लफ्ज़ है जो हमें कोई एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग या कोई हालत हमें बताता है या एक्शन बताता है सेंटेंस में, उसको हम वर्ब कहते हैं। तो फिनिश के में ख़त्म करना, यह है वर्ब है। माई वर्क, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, रिसीव्स एक्शन। ऑब्जेक्ट होता क्या है, वो सेंटेंस का वो वर्ड जो एक्शन को रिसीव करता है, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो एक्शन हो रहा होता है सेंटेंस में, उसको हम वर्ब बोलते हैं। और जो द डूअर ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन करता है, परफॉर्म, जो एक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी सब्जेक्ट हो सकता है। द वर्ब मस्ट ऑलवेज एग्री विद इट्स सब्जेक्ट, तो वर्ब जो है ना वो इसके सब्जेक्ट के साथ ज़रूर एग्री करेगा, सब्जेक्ट वर्ब एंटेसिडेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो SVO पैटर्न में जो हमारे पास डायरेक्ट
ऑब्जेक्ट एक होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट्स के दो किस्म होते हैं, टाइप्स दो होते हैं ऑब्जेक्ट के, ठीक है ना। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे पहले मैंने परफॉर्म किया हुआ है, बुक में कोई थोड़ी उसमें गलती है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो डू का मतलब है, डी ओ का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड आई ओ का मतलब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब का एक्शन जो ऑब्जेक्ट रिसीव करता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। द रिसीवर ऑफ एक्शन बाय द वर्ब, वर्ब सेंटेंस में जो वर्ब एक्शन परफॉर्म करता है और उस एक्शन को सेंटेंस में जो वर्ड जो लफ्ज़ रिसीव करता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम किस तरह पहचानेंगे? जब दो ऑब्जेक्ट होंगे सेंटेंस में तो मसला हो जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि फलाना वाला ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो याद रखिए, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आपको, जब उस पर आप क्वेश्चन करते हैं वर्ब पर, व्हाट का या होम का, तो जवाब में जो वर्ड आपको व्हाट का जवाब देगा या होम का जवाब देगा सेंटेंस में, तो वो आपका होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ आइए, ठीक है ना। जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल किया हुआ है, ही बॉट मी एन अम्ब्रेला, ही बॉट मी एन अम्ब्रेला। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे? इसमें मी भी है और अम्ब्रेला भी है, ये दो ऑब्जेक्ट्स है इसमें। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँगा वर्ब पर। वर्ब यहाँ क्या है? बाट है, बाई बाट बाट। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँगा ही बॉट एंड अम्ब्रेला फॉर व्हाट, या मैं क्वेश्चन करूँगा ही बॉट एन अम्ब्रेला फॉर होम। यहाँ पे होम है तो मैं बोलूँगा बॉट एन अम्ब्रेला फॉर होम। तो जवाब क्या आएगा इसका? इसका जवाब आएगा बॉट एन अम्ब्रेला फॉर मी, सही है। तो ये इनडायरेक्ट में आ जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँगा वर्ब से, ही बॉट एन अम्ब्रेला फॉर व्हाट या फॉर या होम। ही बॉट व्हाट, ही बॉट या ही बाई व्हाट, सो ही बॉट अम्ब्रेला, ही बॉट अम्ब्रेला। समझ आइए, यहाँ पे थोड़े बोलने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब वर्ब पर हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट का या होम का, तो हमें आंसर करेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर करेगा, सही है। मिसाल के तौर पर ही बॉट व्हाट, यहाँ पे है ना, ही बॉट व्हाट, ही बॉट अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सही है। यहाँ पे अगर पर्सन होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में तो फिर ये हमें आंसर करेगा होम का। ही वर्ब पर फिर हम होम का क्वेश्चन करेंगे तो फिर हमें वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? द रिसीवर ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो वर्ड रिसीव करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो वर्ड रिसीव करता है, जो एक्शन रिसीव करता है, वो हमें इनडायरेक्ट, उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये टेल्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेल्स टू होम आर टू व्हाट, या फॉर होम या फॉर व्हाट द एक्शन इज परफॉर्म्ड। ये हमें चार क्वेश्चन के जवाब देगा, या हमें जवाब देगा वर्ब पर जब हम क्वेश्चन करेंगे, टू होम क्वेश्चन जब करेंगे, या हम करेंगे टू व्हाट, या फॉर होम या फॉर व्हाट, जब कोई चीज़ होगी, सही है। तो इस तरह जब यहाँ पे जब करते हैं, ही बॉट एन अम्ब्रेला फॉर होम, उसने अम्ब्रेला लिया, परचेज किया या ख़रीदा, तो किसके लिए ख़रीदा? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमारे पास आ गया है ना। तो ये अम्ब्रेला अब जो है ना, ये किसके लिए ख़रीदा गया है? फॉर होम, तो ये ख़रीदा गया है फॉर मी, तो ये मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ आइए, सही है। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखें, थोड़ा इसको सिंपल करते हैं। ही बॉट एन अम्ब्रेला, ही बॉट एन अम्ब्रेला,
यहाँ पे मैं क्वेश्चन करूँगा वर्ब पर के ही बॉट व्हाट, इस तरह यहाँ पे, तो जवाब मुझे क्या मिलेगा, ही बॉट अम्ब्रेला। तो वर्ब ने मुझे किस चीज़ का आंसर किया है, व्हाट का आंसर मुझे किया है। तो जो आंसर व्हाट का आंसर वर्ब करता है तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ही बॉट व्हाट, ही बॉट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आंसर इज द क्वेश्चन व्हाट, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब इसको थोड़ा सेंटेंस को मैं करता हूँ, ही बॉट मी एन अम्ब्रेला, ही बॉट मी, ही हो गया सब्जेक्ट, बॉट हो गया वर्ब, मी एंड अम्ब्रेला, मी भी अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अम्ब्रेला भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो हम कैसे इसको पहचानेंगे, तो मैंने जिस तरह आपको बोला कि जब हम वर्ब पर क्वेश्चन करेंगे व्हाट का, तो व्हाट का आंसर आएगा ही बॉट व्हाट, ही बॉट अम्ब्रेला। तो ये ही बॉट अम्ब्रेला क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों कि अम्ब्रेला ने बॉट ने मुझे व्हाट का आंसर दिया है अम्ब्रेला, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं क्वेश्चन करूंगा ही बॉट अम्ब्रेला, ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या तो अब क्या होगा कि मैं क्वेश्चन करूंगा ही बॉट एन अम्ब्रेला फॉर होम, उसने अम्ब्रेला किसके लिए खरीदा, तो जवाब आएगा ही बॉट एन अम्ब्रेला फॉर मी। तो ये मी आंसर आ गया यहाँ पे। तो ये मी जो है ना, ये किस चीज़ ने मी का आंसर किया है, फॉर होम का आंसर किया है। तो जो फॉर होम का आंसर करता है वो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह एक और एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं, आलिया गिव हर बैग टू मी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन करूँगा आलिया गिव व्हाट, तो जो व्हाट का जवाब आएगा, तो व्हाट का जवाब मुझे कौन देगा, व्हाट का जवाब मुझे करेगा बैग। तो ये बैग हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि बैग ने, गेव ने मुझे व्हाट का जो आंसर दिया है, गेव ने वो क्या दिया है, वो बैग दिया है, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन किया है कि आलिया गेव व्हाट, तो गेव व्हाट, गेव बैग, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं क्वेश्चन करूँगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर कौन सा, या मैं क्वेश्चन करूँगा टू होम या टू व्हाट, या मैं क्वेश्चन करूँगा फॉर होम या फॉर व्हाट। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँगा आलिया गेव हर बैग टू होम, तो यहाँ पे आएगा आलिया गेव हर बैग टू मी। तो यहाँ पे मी का आंसर दिया है, टू होम ने मी दिया है, तो मी जो है ना ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ आइए, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ये चक्कर है, ठीक है। सिंपल में दोबारा थोड़ा मुश्किल है 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, मैं दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। पहले समझें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो वर्ड सेंटेंस में एक्शन रिसीव करता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट दो किस्म के हो सकते हैं सेंटेंस में, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम कैसे, क्वेश्चन ये है कि कैसे पहचानेंगे, कैसे डिफरेंस करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो सिंपल यही है, जब आपको सेंटेंस दिया होता है उसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उस सेंटेंस में जो वर्ब होता है, तो उस वर्ब पर जब हम व्हाट पर या व्हाट के साथ या होम के साथ जब उस पर आप क्वेश्चन करते हैं, तो जो जवाब व्हाट के क्वेश्चन करने पर या होम के क्वेश्चन करने पर जो आंसर आपको मिलेगा, तो वही आंसर जो है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। फिर जब आप उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर टू होम के साथ या टू व्हाट के साथ या फॉर होम के साथ या फॉर व्हाट के साथ उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर आप क्वेश्चन करते हैं और जो आंसर आपको मिलता है रिजल्ट में, तो वही आंसर जो है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। समझ आइए यहाँ पे, सही है। आलिया गेव हर बैग टू मी, तो मैं क्वेश्चन करूंगा वर्ब पर आलिया गेव व्हाट, तो व्हाट के रिजल्ट में मुझे जवाब मिलेगा बैग, तो बैग हो गया, आंखें बंद करके आप कह सकते हैं कि हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर जब इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर बैग पर आप क्वेश्चन करते हैं, आलिया गेव हर बैग टू होम, टू होम के साथ आप यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, तो टू होम के रिजल्ट में आपके पास आंसर आएगा टू मी, टू होम टू मी। तो ये मी जो है ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक।